जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी यूजी की तैयारी कर रहे हो तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से आपके 13 जून से पेपर स्टार्ट है। तो आज की क्लास के लिए दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट और ये जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा इस क्लास का, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिना समय गवाए। दैमाबाद एक हड़प्पा स्थल है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित किस नदी के तट पर स्थित है? शानदार क्वेश्चन है। एक बार आप मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये गोदावरी की क्या है, सहायक नदी है, इसका नाम आएगा प्रवरा नदी। ठीक है, तो दैमाबाद स्थल महाराष्ट्र में है और वो भी अहमदनगर में है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, आज एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 14 है। जिसने भी शुरू से लेकर क्लास को अटेंड किया है उसका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा दोस्तों, और वो एग्जाम में भी अच्छा करके आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो सम्राट अशोक के कुल 33 अभिलेख हैं, जिसमें से 14 प्रमुख शिलालेख हैं और इसमें से कितने स्तंभ लेख हैं यह आपसे पूछा है। आपको ये तो पता चल ही चुका है कि कुल अभिलेख कितने हैं अशोक के, 33 हैं, जिसमें से 14 प्रमुख शिलालेख हैं और इसमें से 7 स्तंभ लेख हैं, यानी बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। ठीक है, आप दोस्तों चिंता ना करें, आप रिवीजन करें। आपके लिए दोस्तों जो ये भी जो एक्सपेक्टेड नंबर पेपर नंबर 14 है, ठीक है, तो मैं इसकी एक कंबाइंड पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा आज, है ना, थोड़ी देर में। तो आप लोग उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे अभी तक जितने भी एक्सपेक्टेड पेपर हुए हैं। ठीक है, और बाकी जो क्लासेस रहेंगी उन सभी की पीडीएफ अपलोड है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बी.एन. राव को 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो एक पॉइंट तो यहां से आपका कवर हो चुका है। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एक क्वेश्चन आगे पूछा है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। किस अनुच्छेद के तहत संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? मतलब हमें ये तो जरूर पता चल चुका है कि जो मौलिक कर्तव्य है ना मेरे भाई, 11 मौलिक, मतलब जो मौलिक कर्तव्य हैं वो उसको हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए, वो भी किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब आपको मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए मेरे भाई, तो ये हमने रूस के संविधान से लिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके दोस्तों आपको टिक करना है, आर्टिकल 51A में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ना मेरे भाई, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो हमने 86वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, 86वां संशोधन, ठीक है, इसके तहत हमने इस मौलिक कर्तव्य को ऐड किया। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना मेरे भाई, क्या फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, जिस क्वेश्चन को छोड़ा वही एग्जाम में आ जाए, ऐसी गलती मत करना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। तो इसके लिए क्या आप लोग टिक करोगे? तो यहाँ पे 94 है दोस्तों साक्षरता दर केरल की, है ना, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। केरल की सबसे साक्षरता दर हाईएस्ट है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीगुप्त दोस्तों गुप्त वंश के कौन है दोस्तों? फाउंडर हैं, गुप्त वंश के संस्थापक हैं। श्रीगुप्त दोस्तों गुप्त वंश संस्थापक है मेरे भाई। ठीक है, ये कौन है? संस्थापक हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम है। लेकिन हमें क्या पूछा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मेरे भाई किसने कही थी? कुमार गुप्त प्रथम ने दोस्तों। ठीक है, स्कंद गुप्त के समय दोस्तों हुणों के आक्रमण हुए थे, ये याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, हुणों के आक्रमण इसी के समय हुए थे, आक्रमण। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। मटकी लोक नृत्य, जवारा लोक नृत्य, फूलपति लोक नृत्य, लहंगा लोक नृत्य, ये सारे कहाँ के वो भी पूछेगा। ठीक है, राई लोक नृत्य। अब इसमें से इन तीनों में से दोस्तों जो राई लोक नृत्य ना, वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बेड़िया जनजाति द्वारा किस त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है? मतलब कि मटकी, जवारा, राई, फूलपति, लहंगा, ये सभी के सभी लोक नृत्य दोस्तों मध्य प्रदेश के हैं, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, उसमें से ये जो राई लोक नृत्य मेरे भाई, ये होली के त्योहार के दिन शुरू होता है, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है। लेजिम, लावणी, तमाशा, कोली किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? यहां पर भी शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से है। देखो, जो पेंटिंग्स वगैरह है ना दोस्तों, चित्रकलाएं वगैरह, वो अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, है ना, वहां से क्वेश्चन पूछे। हालांकि मैंने एक्सपेक्टेड पेपर में अच्छे से करवाई ये क्वेश्चन। फिलहाल आप लोग यहाँ पे महाराष्ट्र टिक कर लोगे, बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए दोस्तों। और आप अगर चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि दोस्तों आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कैसे आपने तैयारी करी है मेरे भाई, तो ये भी आप रेस्पॉन्स कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, है ना। और आप अपना मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहता है वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग वीर सावरकर टिक करोगे, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति और जो आदिवासी विद्रोह हुए थे ना, संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पाइका विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है, तो इनके नेता कौन थे, ये कब हुए थे, ये किस क्षेत्र में हुए थे, ये क्वेश्चन भी कवर करना है, एग्जाम में पूछेगा आपसे, ठीक है। हालांकि मैंने एक्सपेक्टेड पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त था। आपको ये तो पता चल चुका है कि असम में जो क्रांतिकारी हुई थी मेरे भाई, उसका जो नेता कौन था, मनीराम दत्त, ठीक है। और दिल्ली में कौन थे मेरे भाई, दिल्ली में कौन थे, तो आप हो गए बख्त खान थे। लेकिन आपसे पूछा बिहार में कौन है, तो बिहार में मेरे भाई कुंवर सिंह आपको ध्यान में रख लेना है। कौन? कुंवर सिंह। कदम सिंह दोस्तों ये मेरठ में इन्होंने नेतृत्व किया था, मेरठ में, ठीक है। लियाकत मौलवी अली दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ के, इलाहाबाद, प्रयागराज कह लो आप लोग, इलाहाबाद, ठीक है मेरे भाई, याद रख लेना। और बेगम हजरत महल दोस्तों लखनऊ, और लखनऊ की एक चित्रकारी फेमस है, चिकनकारी चित्रकला, ठीक है। तो ये भी आप लगे हाथ ध्यान में रख लेना। देखो आपको सिर्फ सुनना है आज की क्लास में और देखना है वीडियो को, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। एक एक चीज, हर एक इंपॉर्टेंट चीज बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम कुछ बौद्ध संगतियां पढ़ लेते हैं। जैसे पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने, और शासक अजात शत्रु थे। अब हम दूसरी बौद्ध संगति की बात करेंगे जो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वो भी कहाँ पर, वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सावकमीर या सर्वकामी कह लो। इसके शासक कौन थे, किसके शासनकाल में ये आयोजित हुई थी, काला अशोक, ठीक है। अगर हम तीसरी बौद्ध संगति की बात करेंगे मेरे भाई, तो 251 ईसा पूर्व में हुई थी, वो भी कहाँ पर, पाटलिपुत्र बिहार में। पाटलिपुत्र किसने बसाया था, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। और किसकी अध्यक्षता में, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। तो ध्यान रखना, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। वहीं हम बात करेंगे चौथी बौद्ध संगति की, स्थान कौन सा, कुंडलवल कश्मीर। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे, वसुमित्र। और किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में मेरे भाई, ठीक है, जो कि कुषाण वंश से संबंधित था ये राजा। अगला प्रश्न देखो, मैंने पूरी कोशिश करी आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना आप लोगों को, ठीक है मेरे भाई। और हो सके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो चैनल पर या पहली बार क्लास को देख रहे हो। ये चैनल आपके लिए इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। 1784 में छोटे नागपुर के क्षेत्र में तमाड़ विद्रोह हुआ। एक चीज यहां पर कवर करो कि 1784 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तमाड़ विद्रोह हुआ था मेरे भाई। और क्षेत्र पूछेगा तो आपको छोटा नागपुर का क्षेत्र याद रख लेना है। अब आपसे यहां पूछ रहा है किस जनजाति द्वारा ये किया गया था, ये बेहतरीन क्वेश्चन बनता है यहां पर। तो सही जवाब होगा तमाड़ जनजाति थी यहां पर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही शानदार बनाया, आप यहां से ध्यान से सुनोगे। देखो आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार है, ओके रिपोर्ट है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन है, ओके रिपोर्ट है। आर्टिकल 17 में अपृष्ठता यानी छुआछूत, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आर्टिकल 19 में दोस्तों उपाधियों का अंत नहीं है। इसमें दोस्तों वाक की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें क्या, वाक की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि उपाधियों का अंत अगर इसमें नहीं तो किसमें है मेरे भाई, आर्टिकल यहीं पर लिख लो, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में है। तो यहाँ में हमारे प्रश्न का सही जवाब आर्टिकल डी हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि यही सही सुमिलित नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपने अगर रीजनिंग पढ़ी है तो रीजनिंग में भी आता है मेरे भाई, है ना, कि इसमें से कौन सा विषम जोड़ा है, ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन का किसने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था। कब किया था, 1942 में। वह कहाँ से शुरू किया था, ग्वालियर के टैंक मैदान से मेरे भाई, ठीक है। महात्मा गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था, ये शानदार क्वेश्चन बनता है। तो उनको कैद किया गया था मेरे भाई आगा खान पैलेस, जो कि पुणे में है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहीं पर महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का, करो या तो करो या फिर मरो, ठीक है मेरे भाई। तो ये नारा दिया गया था यहीं पर महात्मा गांधी जी के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी मेरे भाई। और दोस्तों जब स्थापना की थी उसी ईयर में दोस्तों वाराणसी अधिवेशन में हुआ था, वहाँ की भी अध्यक्षता इन्होंने की थी मेरे भाई, ठीक है। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें दोस्तों सूरत अधिवेशन हुआ था। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, आज मिस मत करना प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए बहुत। सूरत अधिवेशन जिसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, आप सभी को पता ही होगा, मैंने आई थिंक कल की क्लास में भी बताया था आप लोगों को। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश को
पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बार ये क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो आर्टिकल आपको 137 टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है। देखो इसमें दोस्तों कैग के बारे में बताया और कैग के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आर्टिकल 76 टिक कर लोगे मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता को निर्देश राज्य को दिया है? मेरे भाई शानदार, एक बार फिर से यहाँ पर ये क्वेश्चन आता हुआ। देखो इसमें समान नागरिक संहिता, यह आर्टिकल अच्छे से याद कर लेना। समान नागरिक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। समान नागरिक संहिता यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और आर्टिकल 40 दोस्तों पंचायत का गठन है, ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पंचायत गठन, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 का ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सबसे लंबे रूट वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर उद्घाटन किया है मेरे भाई? तो यहाँ पर आप टिक करोगे नागपुर और पुणे वाले पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वैवाहिक गठबंधन की नीति के तहत बिंबिसार को कौशल के किस राजा की बहन के साथ विवाह किया था मेरे भाई? ये वही राजा था बिंबिसार दोस्तों जिसका सबसे लंबा शासनकाल रहा था मेरे भाई। और किस वंश पर इसने राज किया था मेरे भाई? तो नाम आएगा हर्यक वंश, यानी कि 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध जनपद, और उसमें से सबसे पहला राजवंश यहाँ पे बना था कौन सा दोस्तों? हर्यक राजवंश। हर्यक वंश को ही दोस्तों पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इसमें पिताओं की हत्या करके राजा बनते हैं, ठीक है। जिस क्षेत्र को ये जीत नहीं पाता था वहां पर ये क्या कर लेता? वैवाहिक संबंध बिठा लेता कि विवाह कर लेता, ठीक है, और जीत लेता था इस प्रकार से, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर आ गया किस राजा की बहन थी? प्रसेनजीत की दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन है प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख होंगे, माफी चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे अभिलेख होंगे, अधिकांश अभिलेख लिखो दोस्तों, अभिलेख, ठीक है, हाँ ये सही है। तो सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख पहली बार जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़े गए थे दोस्तों, ये आपको पॉइंट कवर करना है, जेम्स प्रिंसेस नोट करना, ठीक है, जो कि प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में थे, ये भी पॉइंट कवर करना। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में थे, लेकिन इसको पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेस के द्वारा 1837 में, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई। अगर आपके लिए चीजें क्लियर हो रही तो आप ये बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो कि सर ओके रिपोर्ट है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, गौतमी पुत्र शातकर्णी जिन्होंने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया था, किस वंश के शासकों में सबसे महान शासक माने जाते हैं मेरे भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, चलिए बताइए, शानदार। तो ये सातवाहन वंश के, किस वंश के मेरे भाई? सातवाहन वंश के ये शासक महान माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है, यहाँ कौन सी नदी बहती है? मतलब कि अमरावती टाइगर रिजर्व आपको पता चल चुका है तेलंगाना राज्य में, और किन पहाड़ियों में है? नल्लामाला पहाड़ियों में। और यहाँ पर दोस्तों कृष्णा नदी बहती है, जिसका उद्गम दोस्तों महाबलेश्वर की पहाड़ियों पर है मेरे भाई, ठीक है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर इसी नदी के तट पर है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 2025 में भूकंप प्रभावित डैश की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा, बहुत ही शानदार है, ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। कहां पर किया गया था? ये म्यांमार में मेरे भाई, म्यांमार में किया गया था, यानी कि सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 24, भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 61 जिसमें महाभियोग प्रक्रिया, याद कर लेना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभियोग प्रक्रिया याद कर लेना, जिसको आप इम्पीचमेंट सिस्टम कहते हो मेरे भाई, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया। और इसको हमने किसके संविधान से लिया मेरे भाई? यूएसए, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आर्टिकल एक और ध्यान रख लो 72, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ पार्डिंग पावर्स हैं, यहीं पर याद कर लो, क्षमादान पावर्स, क्षमादान शक्ति, ठीक है, क्षमादान शक्ति। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो फिलहाल दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एक ही आयु निर्धारित की गई, वो है 35 वर्ष। ध्यान रखना राज्यपाल और राष्ट्रपति, ठीक है, 35 साल की आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है, अनुच्छेद 85 की 2 सब क्लॉज बी के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने से पहले उसे भंग करने की अधिकार किसके पास है भाई? भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पर आंसर आएगा राष्ट्रपति। किसके पास है मेरे भाई? राष्ट्रपति के पास ये पावर है। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं राष्ट्रपति के, जो आपको कवर करना है, मेरे साथ रिवीजन करना है पूरा।
अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखो आप ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे रिवीजन कर लो एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ताकि जब पीडीएफ से पढ़ो तब भी रिवीजन हो जाए और अभी भी रिवीजन हो जाए। चलिए एक और कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 59 में ये दे रखी शर्तें हैं, 123 में अध्यादेश, 72 में क्षमता सत्या, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। किस भारतीय राज्य ने 2001 से लेकर 2011 के बीच नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? मेरे भाई पंचवर्षीय योजना और 2011 की जनगणना मेरे कहने पर प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है याद कर लेना आज के आज ही। मैं अभी भी कह रहा हूँ पंचवर्षीय योजना और 2011 की जनगणना अच्छे से याद कर लेना, कल पूछेगा फिर मत बोलना। हालांकि मैंने एक्सपेक्टेड पेपर में ये करवा रखे क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैं आपको आज पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, एक कंबाइंड पीडीएफ, वो भी एक्सपेक्टेड पेपर की। बाकी जो क्लासेस हुई थी उनकी तो पीडीएफ तो अवेलेबल ही है, मैं आपको एक्सपेक्टेड पेपर की कंबाइंड पीडीएफ दूंगा। हालांकि ये पीडीएफ एक एक करके अपलोड है, लेकिन मैं कंबाइंड पीडीएफ दूंगा, आपके रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो ये वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे दोस्तों नागालैंड टिक कर लेना, ठीक है मेरे भाई। नकारात्मक दोस्तों देखी गई थी 0.56 के समथिंग या 58 के समथिंग कुछ ऐसी है ना, हाँ 58 के समथिंग, ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है परसेंट यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा, शानदार क्वेश्चन है। गोल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है मेरे भाई? ये जो गोल्जी उपकरण है इसका प्राथमिक मेन वर्क क्या होता है? तो सही जवाब आएगा प्रोटीन संशोधन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिकाओं में जो लाइसोसोम होता है उनका वर्ग क्या रहता है मेरे भाई? तो सही जवाब हो जाएगा अंत कोशिकीय पाचन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा यात्री 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में आया था मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मेगस्थनीज दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पढ़ाया है मेरे भाई, मुझे भी गिनती नहीं पता कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेरे भाई, ठीक है। किसका दूत बनकर आया था? सेल्यूकस निकेटर का मेरे भाई, ठीक है। हाँ इसकी किताब पूछी जाती, किताब उल रहला, किताब उल रहला, किताब उल रहला, इसकी एक किताब है किताब उल, रुको 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 माफ़ी चाहूँगा, मैंने ये किताब किसकी बता दी आपको पता है? ये किताब दोस्तों मैंने किसकी बताने जा रहा हूँ, ये किताब मैंने वो नहीं आया था क्या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, इब्न बतूता, उसकी किताब बता दी, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपको मेगस्थनीज की किताब याद रखना है, इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र का प्रकाशन है, यहीं पर लिख लो इंडिका। इसमें क्या है मेरे भाई? पाटलिपुत्र का प्रकाशन, यहीं पर मैं लिख भी देता हूँ, ये पूछा जाता है, पाटलिपुत्र का प्रकाशन, पाटलिपुत्र का प्रकाशन मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना, कौन आया था मेरा? फाहियान आया था, वो भी किसके दरबार में? ये फाहियान किसके दरबार में आया था मेरा? सॉरी फाहियान क्या, ये सॉरी ये कहाँ गया डी वाला ऑप्शन? ये हेनसांग आया था, किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन, ठीक है। तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बता दीजिए इसके साथ ही। सिकंदर लोधी जिसने 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, रट लेना। इसने आगरा शहर कब बसाया था मेरे भाई? 1504 में इसने आगरा शहर बसाया था, ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 में किस साम्राज्य के पतन का कारण बना, जिसे दोस्तों दक्कन सल्तनत भी कहते हैं ना। तो यहाँ पे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना दोस्तों हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने की थी, और हरिहर और बुक्का राय ने की थी मेरे भाई, ठीक है। और वो भी किसके शासनकाल के समय? तो जवाब आएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना करी थी मेरे भाई, ठीक है। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसने सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी, दीवान एक कोई विभाग लेके आया था, इसी के शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। पोंगल तमिलनाडु का एक सबसे महत्वपूर्ण फसल त्योहार है, ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? मतलब कि पोंगल का संबंध किससे मेरे भाई? तमिलनाडु से, ये पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। बिहू, यहीं पर दोस्तों बिहू और याद आ गया, बिहू का भी याद कर लोगे। बिहू दोस्तों असम का है, कहाँ का है? असम का मेरे भाई, असम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोंगल है 4 दिनों तक मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फूलदेही त्योहार उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है, ये भी याद कर लेना। ये किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये कुमाऊं की पहाड़ियों में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 72वीं राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया? शानदार, एक बार फिर से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो सही जवाब आएगा वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की संसद द्वारा अपना सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द मेडल दिया गया है? देखो प्रधानमंत्री की जो भी बैठक हुई हैं, उन्होंने कहाँ अभी दौरा किया है, वो सब पूछे जाएंगे, सम्मेलन हुए वो भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इजराइल आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस महिला क्रिकेटर ने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो आईसीसी जो T20 है वो अच्छे से याद कर लेना मेरा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बाजी मारी है अरुंधति रेड्डी ने, बॉलर है मेरे भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता, ये सभी को पता होगा मेरे भाई, इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। जो क्रिकेट नहीं देखते उन्हें उन्हें याद करने की जरूरत है, जो देखते हैं उन्हें तो पता ही है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन भारत ने। अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बन गए भाई, विश्व के पहले गेंदबाज यानी कि इंपोर्टेंट बनेगा। तो बिल्कुल अफगानिस्तान के दोस्तों बॉलर कहे जाते हैं, जिसका नाम है जसप्रीत क्या सॉरी राशिद खान भाई, अफगानिस्तान के हैं दोस्तों। और अब आप मुझे बताइए आईपीएल में ये किस टीम से खेलते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे इसका आंसर, ये आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 आप बताएंगे। चलो हिंट दे दूं, उनकी टीम में गिल और साई सुदर्शन है। अब तो बता दो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता अधिनियम दोस्तों आपको पता ही होगा, इसका जो अधिनियम आया था 1955 का, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। और अनुच्छेद भी पूछते हैं, नागरिकता के जो अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद रहते हैं इसके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो यहाँ पे फिलहाल ये नागरिकता भाग 2 में है दोस्तों, ठीक है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, यह आपको ध्यान रखना। भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार है, क्या है मेरे भाई, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ध्यान से सुनना बस आप लोगों को एक एक चीज, मौलिक अधिकार। इसके आर्टिकल पूछ लेगा तो आपको क्या ध्यान रखना है मेरे भाई, 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसके अनुच्छेद हैं। लेकिन आपको भाग 4 भी पूछ सकता, तो यहीं पर अपनी तैयारी पूरी रखो। डीपीएसपी को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया, जिसके आर्टिकल मेरे भाई 36 से लेकर 51 तक इसके आर्टिकल्स रहते हैं। हमने इसको किसके संविधान से लिया, आयरलैंड, यहाँ पे टिक कर लो मेरे भाई, आयरलैंड, आयरलैंड, ठीक है। हमने इसको किसके संविधान से लिया, आयरलैंड के संविधान से बोरो किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं राज्यपाल के। आर्टिकल 153 में राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये सारे आर्टिकल आप याद कर लोगे, हालांकि पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप अभी आप वीडियो को पॉज करके रिवीजन कर लो, फिर पीडीएफ के माध्यम से डबल रिवीजन हो जाएगा। अब ये स्लाइड, एक ही स्लाइड पर मैंने ये क्वेश्चन रखा है। आप सभी को पता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, बताइए जरा एक बार। मूल संविधान में आप पोए गुरु भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, कितनी, 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में अब कितनी होगी मेरे भाई, वर्तमान में अब कितनी होगी, 22 हो गई। वर्तमान में अब ये भाषाएं कितनी होगी, वर्तमान में ये होगी 22 भाषाएं, कितनी, 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अब दोस्तों ये 14 से 22 यानी इन 8 भाषाओं ने सफर कैसे तय किया, तो याद रखना 15वीं भाषा मिली थी 21वां संशोधन के तहत, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा। फिर दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, उसके तहत मणिपुरी कोंकणी नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 15 और 3 18 हो गई, 18 के बाद 4 भाषाएं ये रही। 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषा को ऐड किया। ऐसे टोटल कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो चुकी है। इसीलिए मैंने एक स्लाइड पर ये तीनों भाषा रख रखी ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। वीडियो को पॉज करके रिवीजन कर लेना। ये देखो, ये संशोधन भी याद कर लो, इनमें से एक आध एग्जाम में टपकने वाला है। 61वें संशोधन में ध्यान रखना, 61वें संशोधन में ध्यान रखना कि जो मतदान आयु है मेरे भाई, मतदान आयु, इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, इसको मिस मत करना। 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी गई। तो ये संशोधन ध्यान रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके याद कर लेना। मंगल पांडे, जिन्होंने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, इनको ये किस रेजिडेंसी संबंधित है, तो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन से पहले एक फैक्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये इसमें हुआ था और कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ, सालबाई की संधि के साथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसमें हुआ था और किस संधि के साथ समाप्त हुआ, मंगलोर की संधि के साथ। और ये आंदोलन देख सकते, ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं, युद्ध हुआ था अंग्रेजों और बाजीराव के बीच में, ये बसिन की संधि के साथ समाप्त हुआ। अब यहाँ पर देखोगे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों, आप डेट भी देख सकते हो, किस किस के बीच में हुआ, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच में। और ये संधि किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ, तो ध्यान रखना श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आने वाले, ध्यान से सुनना। पादपों में जल और खनिजों का परिवहन कौन सा उत्तक करता है मेरे भाई, तो जिम्मेदार है फ्लोएम, ठीक है मेरे भाई, फ्लोएम आपको टिक कर लेना है, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन में, पादपों में जल और खनिज, जाइलम हो गया, फ्लोएम तो जाइलम होगा, जाइलम, ठीक है, या जाइलम आ जाएगा। ये पादपों, ये पौधों, ये भोजन के लिए होगा दोस्तों, भोजन के लिए, पादपों में भोजन का परिवहन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 280 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बनता है। देखो निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं, 110 में धन विधेयक ओके रिपोर्ट है, 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन, ये भी बिल्कुल सही है, 123 में अध्यक्ष, ये भी बिल्कुल है। लेकिन 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है मेरे भाई, ठीक है। ये राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 352 में, तो यही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है भाई।
ठीक है, बताइए इसका आंसर। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों 10 दिनों तक चलता है, और किस राज्य में मनाया जाता है वो आप मुझे बताएंगे, और कौन से महीने में मनाया जाता है? दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप राज्य का नाम टिक कर लोगे क्योंकि बहुत बार करवाया है मिजोरम। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, सारी चीज़ें क्लियर है मेरे भाई? तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, इतनी कृपा कर लेना मेरे भाई। ठीक है, हर एक स्टूडेंट शेयर लाइक कर लेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, कंबाइंड पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा सारे एक्सपेक्टेड पेपर की मेरे भाई, जो भी अभी 10 कितने हो गए, आज 14 हो गए ना, इन सभी की। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।